अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर और आज हम आपको बताएंगे न्यूट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुआ। न्यूट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुआ का जवाब तो मिल जाएगा, न्यूट्रॉन क्यों डिस्कवर हुआ इसका भी आपको जवाब मिलेगा। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की जो शुरुआत है, एक साइंसदान ने ऐसा सोचने पर क्यों अपने आप को मजबूर कर दिया कि वो न्यूट्रॉन के पीछे भी जाना शुरू कर दिया। उसने एक ज़माने तक, एक टाइम तक तो इतना पता चल गया था कि एक एटम के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक था इलेक्ट्रॉन जो कि ई से हम शो कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है प्रोटॉन पी। यहाँ तक हमें सिर्फ पता चल गया था। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है वो भी पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का मास का भी पता चल गया, इलेक्ट्रॉन टू मास, चार्ज टू मास रेशो, ये सब कुछ पता चला हमें। एक एटम के अंदर जो एक तीसरा ज़र्रा है न्यूट्रॉन, वो कैसे, इसके बारे में ख्याल आया। देखिए, एटॉमिक मास के हवाले से एक कन्फ्यूजन थी। एटॉमिक मास के अंदर जो कन्फ्यूजन थी उसने इंसान साइंटिस्ट को मजबूर कर दिया इस सोचने पर कि एटम के अंदर ज़रूर कोई और ज़रा है। तब उसने जाकर तजर्बा किया। वो एटॉमिक मास में क्या कन्फ्यूजन थी, वो ये थी कि जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1 प्रोटॉन। आप इसको ना देखें। हीलियम एक और एलिमेंट का एटम है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, 2 प्रोटॉन है। हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन। आपको पता है प्रोटॉन का मास, एक प्रोटॉन का मास दूसरे प्रोटॉन के मास के साथ बिल्कुल इक्वल है। तो जब हमने अंदाज़ा लगाया कि अगर मैं यहाँ पर मतलब एक तराजू का एक निशान दे दूँ आपको समझाने के लिए, कि अगर मैं तराजू के एक साइड पर हीलियम रख दूँ, यहाँ पर He, हाँ, हीलियम अगर मैं यहाँ पे रख दूँ जिसके अंदर 2 प्रोटॉन हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको कितने हाइड्रोजन के एटम रखने होंगे। एक हाइड्रोजन का एटम रखोगे, एक हाइड्रोजन का, उसमें तो सिर्फ 1 प्रोटॉन है, तो इसके साथ बैलेंस करने के लिए आपको 2 प्रोटॉन रखने पड़ेंगे। ठीक है, सो जब आप 2 प्रोटॉन रखोगे तो वो हीलियम के साथ इक्वल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हीलियम का जो एटम है उसका वज़न 2 हाइड्रोजन के एटम से फिर भी वज़नी था, 2 हाइड्रोजन के एटम से फिर भी वज़नी था। यहाँ पर कन्फ्यूजन है, यार क्या हो रहा है, 2 प्रोटॉन इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ और भी है। ये जो हीलियम है इसमें प्रोटॉन के अलावा कुछ और भी है जिसकी वजह से इसका वज़न ज़्यादा है। तो ये कुछ और भी है, इसने साइंसदान को मजबूर कर दिया कि एक और पार्टिकल भी है। उस पार्टिकल के लिए एक तजर्बा किया गया, जिस एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर अभी मैं आपको बताऊंगा। और किसने किया था, ये था जेम्स चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया। 1932 में उसने इस पर एक्सपेरिमेंट कर दिया और एग्जैक्टली 3-4 साल के बाद उसको इस तजर्बे पर नोबेल प्राइज़ भी मिला। ठीक है, अच्छा चलो, तो ये था इसका एक बैकग्राउंड कि क्यों आया ये सब कुछ। अच्छा, अब हम आते हैं तजर्बे। उसने तजर्बा कैसे किया, क्या किया। उसने अपने एक्सपेरिमेंट में एक रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल किया। रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है? रेडियो एक्टिव मटेरियल यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो कि अपने अंदर से खुद ब खुद रेज निकाल रहे हों। ठीक है, क्या निकालते हों?
मुख्तलिफ़ किस्म की रेज़ इमिट करती हों, दैट इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, राइट। बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं हमारे पास, उसमें से सबसे मशहूर जो है ये पोलोनियम है। अब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उसने क्यों इस्तेमाल किया था? क्या है का जवाब तो आपको मिला कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है, क्यों इस्तेमाल किया। क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये रेज़ निकालते हैं, उनमें से एक रे जो है, एक किस्म का रे जो है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा रे। अल्फ़ा रे या अल्फ़ा पार्टिकल उसको कहा जाता है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में हमें अल्फ़ा पार्टिकल्स की ज़रूरत है, अल्फ़ा पार्टिकल की मदद से हम डिस्कवरी करते हैं। अब अल्फ़ा पार्टिकल क्या है ये भी मैं बताता हूँ। आइए इस तरफ, आपने हाइड्रोजन का एटम सुना है कि हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, सही है। एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इस हाइड्रोजन से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे, था कि मैं इस तरह का निशान लिख रहा हूँ, अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो हाइड्रोजन पर एक प्लस का चार्ज आएगा। ये जो हाइड्रोजन है इसके अंदर कोई शेल नहीं है, कोई शेल नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो बेचारा भी निकल गया तो उसका सिर्फ न्यूक्लियस बच जाएगा। ये जो हाइड्रोजन पर प्लस का चार्ज आया हुआ है इसको आप लोग क्या नाम बोलते हैं? प्रोटॉन का नाम देते हैं ना, प्रोटॉन का नाम देते हैं। तो भाई प्रोटॉन और हाइड्रोजन अलग अलग चीज़ें नहीं है, प्रोटॉन हाइड्रोजन ही का प्रोडक्ट है, बस जब हाइड्रोजन के एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। इसी तरह जिस तरह हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलने पर प्रोटॉन बन जाता है, तो हीलियम भी तो एक एलिमेंट है, उसका एटम है, उसके अंदर फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हीलियम से मैं 2 के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों निकाल दूँ, तो हीलियम पर फिर एक नहीं बल्कि 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। इसके आसपास भी आपको शेल नज़र नहीं आएगा, बस उसका न्यूक्लियस होगा, सिर्फ न्यूक्लियस होगा। तो हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल का डेफिनेशन क्या है? When 2 electrons are removed from the helium atom, then the double positively charged nucleus is called alpha particle। इस पर हमेशा डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ओके, सो हमें क्या चाहिए था? हमें एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस चाहिए था जिसका नाम है पोलोनियम। ये सारा का सारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ये क्या इमिट करेगा? अल्फ़ा रेज इमिट करेगा, अल्फ़ा रेज, ठीक है। मुख्तलिफ डायरेक्शन में यहाँ वहाँ ये निकलता जाएगा, ठीक है। अब हमें अल्फ़ा रे हमें मिल गया, अल्फ़ा पार्टिकल हमें मिल गया। ये था पहली शर्त। दूसरा उसने क्या रखा इसके सामने? इस तजर्बे के अंदर उन्होंने एक और हल्का सा शीट रखा। शीट भी किस चीज़ का था? बेरिलियम का था। बेरिलियम का शीट उन्होंने इनके सामने रखा, ठीक है। उनको पता था कि इस पे अल्फ़ा रे जो है, अल्फ़ा पार्टिकल जो है ना वो इसके ऊपर हिट करेंगी, तो उन्होंने क्या किया? बेरिलियम का शीट यहाँ पर रख दिया। सो ये आपका बेरिलियम का शीट है, पतला सा एक शीट है। अब होता क्या है कि यहाँ से जो अल्फ़ा पार्टिकल है, सही है, अब मैं यहाँ से एक निशान लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास क्या है? अल्फ़ा पार्टिकल है। इस पर मैं डबल पॉजिटिव चार्ज लिख लेता हूँ। ये जो या आप इसको ना ऐसा, मैं एक गोल दायरा लिख लेता हूँ, गोल दायरे के ऊपर मैं डबल पॉजिटिव चार्ज लिख लेता हूँ, सही है, डबल पॉजिटिव चार्ज लिख लेता हूँ। ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है ये यहाँ से इस बेरिलियम का जो प्लेट है इसके ऊपर हिट करेगा, जिस तरह बॉल दीवार पर हिट करेगा, तो अल्फ़ा पार्टिकल इस प्लेट के ऊपर हिट करके क्या करेगा? यहाँ से कुछ और रेज निकाल देगा, कुछ और रेज निकाल दे। वो रेज आप रेज कह सकते हो, उसको आप पार्टिकल भी कह सकते हैं। तो ये वाले जो पार्टिकल हैं ये इस प्लेट से निकल जाते हैं। इस प्लेट से कुछ ख़ास वज़न वाले पार्टिकल्स निकल जाते हैं। अब हमें फ़िलहाल पता नहीं क्या है, लेकिन है पार्टिकल्स निकल जाते हैं। इन पार्टिकल्स के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए
हम इनके सामने एक और तजर्बा भी कर लेते हैं। उनके सामने हम एक हाइड्रोकार्बन का एक शीट रख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ एक शीट उसके सामने रख लेते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें आप रख सकते हैं, लेकिन जो आपके उस कोर्स में है उन्होंने इसके सामने रखा हुआ है वैक्स। ठीक है, वैक्स इसके सामने रख, इसमें हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि इसके अंदर क्या है, कार्बन 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 का बना हुआ एक मटेरियल है, और ये ज़ाहिर है उनके साथ क्या चीज़ अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। सही है। याद रखिएगा कि हाइड्रोजन में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। आपको पता है ना, गुड। तो वैक्स एक हाइड्रोकार्बन है और यहाँ हमारे पास बहुत सारे प्रोटॉन अवेलेबल हो सकते हैं। तो क्या हुआ, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये चूँकि ख़ास स्पीड से, इनके पास अपना एक मोमेंटम है। जिस तरह आप कैरम बोर्ड खेलते हैं या बॉल्स वाला गेम जब आप खेलते हैं, तो एक बॉल जिसका वज़न बिल्कुल इक्वल है दूसरे बॉल के साथ, जब ये बॉल पहले वाले बॉल के साथ टकराता है तो अपने आप को तो वहीं पे स्टे करेगा और दूसरा बॉल बिल्कुल आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। हम अपने सादा अल्फाज में फ़िज़िक्स के लिहाज से मोमेंटम का लफ्ज़ बोलते हैं कि इस बॉल ने अपना मोमेंटम उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो यूँ समझे कि भी छोटे छोटे से बॉल्स है, पार्टिकल्स है, ये यहाँ पर हिट करेंगे। हिट करने से क्या होगा, इसके अंदर जो प्रोटॉन है, यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर जो प्रोटॉन है, हाँ एच में जैसा आपके आसानी के लिख लेता हूँ, एच प्रोटॉन है, उन प्रोटॉन को यहाँ से निकाल देते हैं, क्योंकि इन प्रोटॉन का वज़न इन पार्टिकल्स का, ये तो हमें पता है कि प्रोटॉन है, लेकिन ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि ये पार्टिकल्स है। इन पार्टिकल का जो मास है, इन पार्टिकल का जो मास है वो बिल्कुल इनकी इक्वल है। इसीलिए क्या होगा, जब ये यहाँ पर आ जाते हैं तो ये यहाँ पर जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल यहाँ पर रह जाएंगे, लेकिन ये जो प्रोटॉन है वो यहाँ से निकल जाएंगे। प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएंगे आपको इस शक्ल में जो बाहर आपको नज़र आएंगे। अब ये सारा का सारा प्रोटॉन है जिस पर कौन सा चार्ज है, प्लस का चार्ज है। और ये हमें कैसे पता चला कि ये प्रोटॉन है और इन पर प्लस का चार्ज है? ये अभी भी यहाँ पर रुके हुए नहीं है, ये ज़ाहिर है इसको किसी ने धक्का दे दिया है, तो अब ये मूव करेंगे। सामने हमने एक डिवाइस रखा हुआ है, चार्ज को मालूम करने वाला डिवाइस। इसके अंदर एक सुई है, जब भी कोई चार्ज यहाँ इसके आसपास से गुज़रता है तो इसकी सुई हिल जाएगी। इसके नीडल का हिल जाना शो करता है कि ये कोई चार्ज है। अगर चार्ज ना हो तो वो नीडल जो है वो हिलेगी नहीं। तो नीडल का हिल जाना ये बता रहे हैं कि ये क्या है, ये चार्ज पार्टिकल है और वो प्रोटॉन है। उसका ज़ाहिर है फिर मास से और चार्ज से हम अंदाज़ा लगा कर पता लगा सकते हैं कि यस ये प्रोटॉन है। तजर्बा हम न्यूट्रॉन का कर रहे हैं, बात प्रोटॉन की आ गई। ये तो ठीक है, ये तो जस्ट इनका पता लगाने के लिए था। तो अब हम क्या करते हैं, हमें पता चल गया। अब हमने क्या किया, ये जो आपका वैक्स है इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, वैक्स को हम हटा देते हैं। आपने पिक्चर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा, ये हम हटा देते हैं। जब हमने वैक्स हटाया, फिर ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं ख़ास स्पीड से, जो पार्टिकल, इनको हम लोगों ने उन चार्ज डिटेक्टर की तरफ लेके दिया कि देखते हैं कि यार अभी भी ये सुई हिलती है। तो जब वो पार्टिकल्स ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये जब यहाँ पहुँच गए चार्ज डिटेक्टर में, तो चार्ज डिटेक्टर बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। नो डिफ्लेक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ वैक्स। जब वैक्स नहीं था कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी। डिफ्लेक्शन था इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्स। जब वैक्स था तो हमें, क्योंकि उस वक्त प्रोटॉन थे, तो अब ये प्रोटॉन नहीं है। उन्होंने यह अंदाज़ा लगाया कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये प्रोटॉन तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि पे चार्ज नहीं है, इसीलिए उनको न्यूट्रल पार्टिकल का नाम दिया। न्यूट्रल पार्टिकल का इनको नाम दिया। भाई ये भी पार्टिकल है लेकिन ये क्या है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल से इसका नाम क्या हुआ,
न्यूट्रॉन हो गया। इस तरह से ये न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ और इन पर चार्ज नहीं था। आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि न्यूट्रॉन्स की क्या प्रॉपर्टीज, जैसे इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज, इसकी भी हम पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन इसमें एक बहुत अहम चीज़ और रहता है, वो ये है कि यार ये क्या हो रहा है, बेरिलियम प्लेट क्या कर रहा है, पोलोनियम क्या कर रहा है, रिएक्शन हो रहा है। ये सारा ड्रामा आपको तभी समझ आ जाएगा जब मैं आपको लास्ट चीज़ समझा देता हूँ। न्यूक्लियर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलकर कोई नया प्रोडक्ट बना लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें मिसाल के तौर पर कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और आगे जाकर कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें एटम आपस में मिल जाते हैं। एक और तरह का रिएक्शन है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में एक एटम दूसरे एटम के साथ मिल जाता है और एक नया एटम बन जाता है, एक नया एटम बन जाता है, एक नया एलिमेंट बन जाता है। इसको कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन। अब जाहिर है एक बहुत सस्ता एटम है, एक महंगा एटम है। महंगा एटम आपको मिल तो नहीं रहा है, लेकिन आप सस्ते एटमों से महंगा एटम बनाते हैं, ठीक है। ऐसा जो रिएक्शन होगा उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन भी इसको कहते हैं, और इसको बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन ट्रांसम्यूटेशन का सादा अल्फाज में आपको जवाब दे दूं, फिजिक्स की तरफ नहीं जाएंगे। जब एक तरह का एलिमेंट कन्वर्ट हो जाए दूसरे तरह के एलिमेंट में, इसको बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। कैसे? आइए हम बताते हैं आपको। पोलोनियम क्या भेज रहा है? अल्फा पार्टिकल भेज रहा है, ठीक है। हीलियम 2H, ये है ना हीलियम, ये आपका पोलोनियम से आएगा। और इसके सामने क्या पड़ा हुआ है? बेरिलियम पड़ा हुआ है। तो एक अल्फा एटम है, अल्फा पार्टिकल है, हीलियम है, और दूसरा बेरिलियम का एक एटम है। ये आपस में मिलेंगे। इनका न्यूक्लियस इनकी न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा? मिल जाएगा। इनके मिलने से एक नया एटम बनेगा, कार्बन। बिल्कुल एक जादू ही आप समझ लीजिए, ठीक है। आम केमिकल रिएक्शन में ऐसा नामुमकिन है, लेकिन इस तरह के रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि एक अलग एलिमेंट के साथ मिलके एक अलग सा एलिमेंट बना रहा है। दो मुख्तलिफ एलिमेंट मिलके तीसरा नया एलिमेंट बना रहा है। हिसाब किताब रहते हैं। बेरिलियम के अंदर इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है। ये जो एटॉमिक नंबर 4 का मतलब ये है कि इसके अंदर प्रोटॉन, पी से मुराद प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन है, ठीक है। ये एक क्लियर हो गया। बेरिलियम के ऊपर जो लिखा हुआ नंबर है 9, ये एटॉमिक मास है। मास हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद से मिलके बनता है। तो 9 का मतलब ये है कि इस बेरिलियम के अंदर 4 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है। तो 4 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन को अगर आप जमा करोगे, 4 और 5 जो अगर प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। तो ये 9 जो है ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की तादाद को शो कर रहा है, जबकि ये सिर्फ प्रोटॉन की तादाद को शो कर रहा है। हीलियम 2 और 4, ये जो 2 है ये एटॉमिक नंबर है, ये प्रोटॉन्स की तादाद को शो कर रहा है। सो कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। अब 4 का मतलब ये है कि 2 प्रोटॉन के साथ 2 और न्यूट्रॉन्स मिले होंगे, इसलिए 4 मिला होगा। तो इसका मतलब है न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं? 2 न्यूट्रॉन हैं। सो 2 × 2 दैट इज 4। अब देखो ना, 2 2 4 बना, ये 4 है। 4 और 5 9 बना, तो यहाँ पर ये मास नंबर है। हुआ क्या कि ये जो हीलियम था, हीलियम का जो न्यूक्लियस था जिसके अंदर ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन थे, सिर्फ ये हीलियम का न्यूक्लियस जाकर हिट कर रहा है बेरिलियम के एटम के साथ। बेरिलियम के एटम के साथ हिट कर रहा है। एक किस्म का अब रिएक्शन होने वाला है। एक न्यूक्लियस दूसरी न्यूक्लियस के साथ मिलने वाला है और वो मिल जाते हैं। इनके मिलने से एक नया न्यूक्लियस बन जाता है कार्बन का। और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है, और मास नंबर कितना है? 12 है। अब देखें, हिसाब किताब कर लेंगे।
4 एटॉमिक नंबर 4 जमा 2 एटॉमिक नंबर, ज़ाहिर है ये दो आपस में मिल गए होंगे, तो 4 जमा 2 6 होना चाहिए, तो ठीक है एटॉमिक नंबर तो 6 आ गया कार्बन का, इसने इसको कंजर्व कर दिया 4 6। एटॉमिक मास 9, एटॉमिक मास 4, इनको प्लस कर दे, 9 10 11 12 13 13 बनता है ना, लेकिन इधर 12 है। इसका एटॉमिक मास 13 होना चाहिए था, लेकिन ये 12 है। एक यूनिट मिसिंग है, वो एक यूनिट क्या है, वो असल में एक न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है जो कि निकल जाता है, वो कार्बन का हिस्सा नहीं रहता, वो निकल जाता है। तो अब अगर आप हिसाब दें, हिसाब बिल्कुल बराबर है, 12 और 1 13, तो यहाँ से भी आप आपने कहते ये 13 बना था, तो अब हिसाब बन गया। ये वो न्यूट्रॉन था, ये वो न्यूट्रॉन था जो यहाँ पे निकल गया था, ठीक है। ज़ाहिर है मैंने एक से बताया तो इस तरह के बहुत सारे न्यूट्रॉन निकले होंगे। तो ये न्यूट्रॉन्स क्यों निकला, उसकी ये रीज़न है, यानी इस रिएक्शन में, डिस्कवरी में, तजर्बे में ट्रांसम्यूटेशन का रिएक्शन हो जाता है, ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन हो जाता है, जिसमें एक रेडियो एक्टिव पोलोनियम अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड करते हैं बेरिलियम के ऊपर, बेरिलियम के ऊपर हिट करने से ट्रांसम्यूटेशन का रिएक्शन हो जाता है, और उस दौरान इस बेरिलियम से एक न्यूट्रॉन निकल जाता है। बेरिलियम का जो एटम है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन में। जो न्यूट्रॉन यहाँ निकल जाता है, वो न्यूट्रॉन आगे जाकर वैक्स के साथ, जो हमने पहले क्या रखा था, वैक्स हमने रखा था, वैक्स के अंदर क्या है, हाँ हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को उसने प्रोटॉन की शक्ल में रिमूव किया था, खुद इधर रह गया था। प्रोटॉन ने चार्ज रिएक्टर पर जाकर चार्ज दिखाया। अगली बार हमने क्या किया, वैक्स को हटाया, ये वाले पार्टिकल्स जब वहाँ पे गए तो वो कोई चार्ज उन्होंने शो नहीं किया था। इससे हमने अंदाज़ा लगाया कि ये जो न्यूट्रॉन्स हैं, एक तो इस पे चार्ज नहीं है, दूसरा इसका मास बिल्कुल प्रोटॉन की इक्वल है, क्योंकि अगर ये प्रोटॉन का इक्वल ना होता तो फिर ये प्रोटॉन को वैक्स से निकालना, तो अगर वो कम था तो निकाल ही नहीं सकते, अगर ज़्यादा था तो फिर ये दोनों निकल जाते। बहरहाल इस तजर्बे से न्यूट्रॉन फाइनली इस तरह से डिस्कवर हुआ। सब कुछ आपको मैंने बता दिया। आज के लेक्चर में हमने ये कहा कि न्यूट्रॉन डिस्कवर कैसे हुआ का भी जवाब मिला, न्यूट्रॉन क्यों डिस्कवर हुआ उसका भी अलग मैंने जवाब दे दिया। न्यूट्रॉन क्यों डिस्कवर हुआ, वो एटॉमिक मास में जो प्रॉब्लम आ रहा था उसकी वजह से साइंटिस्ट ने सोचा कि एटम के अंदर कोई और पार्टिकल है, उसको फाइंड करने के लिए तजर्बा किया गया। तजर्बे के अंदर हमने 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो अल्फ़ा रेज निकालते हैं, पोलोनियम हमने रखा, और उसके सामने हमने एक और टारगेट रखा, बेरिलियम का प्लेट रखा, और इसके साथ जो तीसरा चीज़ था वो हमने वैक्स रखा था, और ज़ाहिर चौथा चीज़ भी था चार्ज डिटेक्टर था। शुरू में जो पार्टिकल निकले उनको हमने वैक्स से गुजारा, प्रोटॉन निकले, चार्ज डिफ्लेक्शन हुई। बाद में हमने वैक्स हटाया, सिर्फ जो पार्टिकल यहाँ से निकले उनको चार्ज डिटेक्टर की तरफ जाकर पता चला कि उसमें कोई चार्ज नहीं है। आई होप कि यहाँ तक लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, बायोलॉजी तकरीबन मेरा सारा अपलोड हो चुका है। केमिस्ट्री वाले अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको रेगुलर क्लास मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, तो आप लोग लेक्चर्स को ख़ुद देकर दूसरों की तरफ शेयर किया करें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आप लोगों को केमिस्ट्री की ज़रूरत है या नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।